बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बीच में हम हैं बहुत की एक विशेष टॉपिक दर्पण के साथ। दर्पण क्या है? एक शब्द में अगर मैं दर्पण के बारे में कहना हूं कि दर्पण क्या है, एक वाक्य में इसका उत्तर हम इस रूप से दे सकते हैं। दर्पण एक परावर्तक सतह है। दर्पण एक परावर्तक सतह है। इससे स्पष्ट होता है कि दर्पण में कौन सी क्रिया होती है? परावर्तन की। दर्पण का मूल कार्य है परावर्तन करना। यह परावर्तक सतह है, सामान्यतः कांच का बना होता है। कांच का बना होता है। इसके एक पृष्ठ को खाली छोड़ दिया जाता है और दूसरा जो पृष्ठ है इसमें जिलेटिन एक द्रव होता है। जिलेटिन में यानी विलायक है, इसको जिलेटिन विलायक है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर ब्रोमाइड का जिलेटिन में तैयार किया गया एक लेप एक पोर्शन पर, यानी यदि ये दर्पण का एक परावर्तक सतह है तो इसके विपरीत साइड होता है, इसके ऊपर लेपित कर दिया जाता है। ऐसा लेप इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांशतः भाग को परावर्तित करे। तो हमें ध्यान में रखना है कि दर्पण का कार्य मूल रूप से है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर प्रतिबिंब, यानी दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण करता है वस्तु का। कैसे करता है? परावर्तन की क्रिया से करता है। तो हमें समझना पड़े कि दर्पण क्या है। दर्पण एक परावर्तक सतह है जिसके एक पृष्ठ पर जिलेटिन में सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड को मिलाने से प्राप्त लेप जो होता है उसको लेपित कर दिया जाता है ताकि वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांशतः भाग को परावर्तित करे। तो अब दर्पण को देखेंगे कि दर्पण कितने तरह के होते हैं। थोड़ा सा हम दर्पण के प्रकार को समझने से पहले कुछ परावर्तक सतह की जिक्र हमने किया, इसलिए परावर्तन के एक नियम को देखते चलते हैं। परावर्तन प्रकाश का परावर्तन हो या ध्वनि का परावर्तन हो या दुनिया में किसी का परावर्तन हो, परावर्तन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टकरा कर लौट जाना। टक्कर खाए लौट जाए, इस क्रिया को कहते हैं परावर्तन। प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। विशेष चर्चा हम प्रकाश के परावर्तन टॉपिक में करेंगे। फिलहाल चूंकि यह परावर्तक सतह है इसलिए हमने इसका जिक्र किया। अब यहां देखिए, ये आने वाली किरण है आपतित किरण और ये जाने वाली किरण है परावर्तित किरण। जिस सतह से ये टकरा करके लौटती है ये सतह कहलाएगी परावर्तक सतह। ये परावर्तक सतह का ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्यों? क्योंकि आने वाली प्रकाश इसी पर आकर के पड़ती है। ये आपतन बिंदु है, ये आपतित प्रकाश है, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण कह ले, परावर्तित किरण कह ले, प्रकाश भी कह सकते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। लंब है या आपतन बिंदु पर ये कोण 90 का होगा, लेकिन ये कोण यहां से और यहां से, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को I और इसके बीच के कोण को R। I मतलब आपतन का कोण, आपतन कोण, और R मतलब परावर्तन का कोण। आपतन कोण कहेंगे किसको? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण किसको कहेंगे? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को। थोड़ा सा हम नियम देखते चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, पहला। और दूसरा है आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R, एंगल I बराबर R। एक बार फिर से देख लेते हैं।
क्योंकि हमने कहा है दर्पण प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो भी हमने देखा है ये कंसेप्ट से ही दर्पण सारा काम करेगा, चाहे दर्पण कोई भी हो, लेकिन उसमें जो काम होते हैं वो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुरूप होते हैं, उसी से यह कार्य करता है। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक प्रेम करने का से यहाँ देख रहे होंगे हम, एक ही जगह पर ये आया है, ये इधर गई है और ये इसी पे डाला गया है। और दूसरा कहा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब यहाँ से आगे देखते हैं हम कि दर्पण होता कितना है, लेकिन दर्पण के प्रकार को समझने के पहले हम एक काम और करते हैं। अगर ये दर्पण है, दर्पण का ये क्षेत्र कलई किया होगा, रजतिक, नीचे जो दिखाई दे रहा है रजतिक कलई, इसको रजतिक क्यों? रजत चांदी होता है, रजत को हम कहते हैं चांदी। और हमने जिक्र किया था कि इस पे जो लेप चढ़ाया जाता है वो AgNO3 है या AgBr है, यानी चांदी का लवण है। NO3 नाइट्रेट, Br ब्रोमाइड, तो चांदी का नाइट्रेट या चांदी का ब्रोमाइड AgNO3 AgBr। तो इसका लेप चूंकि चढ़ाया गया है इसलिए हम इसे कहते हैं रजतिक सिल्वर्ट। अब इसे थोड़ा समझना है, इसके जो ये परावर्तक सतह का भाग है, परावर्तक सतह का पार्ट्स, और ये हुआ रजतिक पार्ट्स। तो ध्यान में रखना है परावर्तक सतह की ओर जो भी रखा जाए वो वास्तविक कहलाएगा, और परावर्तक सतह के विपरीत रजतिक में जो बने या जो हो काल्पनिक। अर्थात ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं रियल जोन, वास्तविक क्षेत्र, और इसे कहेंगे हम काल्पनिक क्षेत्र। अब इससे क्या है, आगे हमको समझने में सहूलियत होगी। जब कभी भी आप दर्पण के पीछे कुछ भी देख लें, वस्तु रख लें अगर दर्पण के पीछे, तो दर्पण के लिए वो काल्पनिक हो जाएगा। प्रतिबिंब चला जाए अगर दर्पण के पीछे तो कहेंगे काल्पनिक होगा। इसलिए ध्यान में हमें रखना है कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, परावर्तक सतह है, उसके अपोजिट साइड में, यानी इसके साइड में जो है वो वास्तविक क्षेत्र है, और उसके जो पीछे का पोर्शन है वह कहलाएगा काल्पनिक क्षेत्र। अब हम देखते हैं दर्पण कितने तरह के होते हैं। दर्पण अनेक तरह के होते हैं। आज की तारीख में अब ये कहना कि दर्पण कितने तरह के होते हैं, अनेक तरह के होते हैं, लेकिन व्यवहारिक दर्पण जो हमको देखने को मिलता है उसके अनुसार हम दर्पण का वर्गीकरण करते हैं। और दर्पण मुख्यतः समतल, गोलीय और परवलयिक, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण, सब में दर्पण लगा के प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। ये दर्पण दो तरह के, फिर ये आगे चल के हो जाएंगे, यानी इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इस गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण की कहानी हम बाद में देखेंगे। आप आज से हम जिसको पढ़ना शुरू करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप तक हम जो अपनी बात रख रहे हैं बारी बारी से रखेंगे। आज हम आपके बीच में हैं समतल दर्पण के साथ। समतल दर्पण का भी केवल पार्ट 1 में हो पाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ये क्लियर हो पाएगा। देखते हैं समतल दर्पण कहते किसको है, समतल दर्पण के गुण क्या है। देखिए समतल दर्पण नाम से ही है, कोई सा दर्पण जिसका परावर्तक सतह सपाट हो, समतल। एक परिभाषा आपने से देखे ना, फिर से बोल देते हैं, कोई सा दर्पण जिसका परावर्तक सतह सपाट हो, समतल हो, इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण को प्राय हम एम से सूचित कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इस चैप्टर के दौरान एमपी लिखेंगे, पीएम नहीं लिखते। पीएम के बारे में बाद में बताएंगे, तो एमपी लिखेंगे, प्लेन मिरर। हाँ, तो प्लेन मिरर में
देखते हैं मिरर के द्वारा दर्पण अब हम लोग क्यों देखते हैं? दर्पण का व्यवहारिक उपयोग होता है, कहते हैं आईना, चेहरा दिखने का काम होता है। आईना है, चेहरा दिखाता है। कैसे चेहरा दिखाता है, थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हमें देख दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। हमारा टॉपिक हो गया समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना। देखिए एक वस्तु मानते हैं, इधर प्रतिबिंब को के बनने के लिए हमें ध्यान में रखना है, प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु से कम 2 किरणें निकलनी चाहिए। कम से कम 2 किरणें निकलनी चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है, कम से कम 2 किरणें निकलनी चाहिए। और दूसरा, परावर्तित किरणों से प्रतिबिंब बनती है, न कि आपतित किरण से। अब यहां से 2 किरण, ये वस्तु है, वस्तु किस क्षेत्र में है, हम देख रहे हैं इधर है तो वास्तविक क्षेत्र में है। यहां से ये किरण ऐसे गई, इससे हम एक और किरण ऐसे ले लिए। अब इसको जरा सा देखिए, ये रिफ्लेक्ट होगा यहां से हम इस पे लंब डाल दिए, अभिलंब, फिर इससे ये रिफ्लेक्ट, इस पर हम अभिलंब। ये परावर्तित किरण इधर जा रही है आगे कहीं, पता नहीं कहां तक, उधर तो कहीं मिलने वाली नहीं है। थोड़ा सा पीछे करें इसको हम, जब हम पीछे करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यह कहीं से आ रही हो। देखिए इसको ठीक से देखने पर ऐसा लग रहा है कि कहीं एक बिंदु से वो आ रही हो, तो वह बिंदु किस ओर चली जाती है, पीछे की ओर है, तो ये इसका प्रतिबिंब है। तो ध्यान में रखना हमको कि एक वस्तु से 2 किरण कम से कम निकलनी चाहिए। दूसरी बात, परावर्तित होने के बाद परावर्तित किरणें जहां मिलती है या जहां से आती मालूम होती है, ये मिलेगी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जहां से आती मालूम पड़ती है, थोड़ा सा पीछे करेंगे, क्योंकि इसका ऐसे पोर्शन ही इस तरीके से बता रहा था कि कहीं शायद ये आगे से मिलेगी। तो जहां से आती है या जहां पर मिलती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब जरा सा देख लें, ये जो दिखाई दिया ये काल्पनिक क्षेत्र में चला गया और ये था वास्तविक क्षेत्र में। तो समतल दर्पण वास्तविक वस्तु है, प्रतिबिंब काल्पनिक है। इससे अगर हमसे पूछा जाए समतल दर्पण वास्तविक वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी ये भी देखा जाता है काल्पनिक यदि वस्तु हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, परंतु ध्यान रखना है वास्तविक वस्तु को, रियल ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है। ये था हमारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम देखते हैं समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण का गुण में पहला है समतल दर्पण का गुण। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, पहला गुण तो ये है, समतल दर्पण जो हमें दिखाई देता है ये प्लेन है, इसलिए ध्यान रखना है इसकी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्यों अनंत होती है? इसका पार्ट्स प्लेन, यानी इसको वक्र किया जाए, और वक्र कहां होगा तो पता ही नहीं चलेगा वक्र कहां होगा, तो जिसको हम नहीं बता सके, अर्थात अनंत मतलब अपरिभाषित, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अपरिभाषित होती है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f। जरा सही से देखिए, प्लेन मिरर में क्या करिए, अब u तो हमेशा होता है नेगेटिव, क्योंकि u को आप इधर रखते हैं, तो यहां पर अगर हम चिन्ह योजना की शुरुआत करें तो 1/v + 1/-u बराबर 1/∞। तो 1/v घटे 1/u बराबर 0। इन्फिनिटी से किसी को भाग देते हैं तो 0 होता है। अब इससे हम क्या लिख देंगे, 1/v बराबर 1/u, इसलिए v बराबर u, अर्थात
इससे दूसरा होता इस प्रॉपर्टी से ही हमारा दूसरा प्रॉपर्टी निकला हुआ क्या, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए कैसे आया। पहला प्रॉपर्टी तो था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होगी। दूसरा देखिए P2, जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं, ये M है, यहां से इतनी दूरी ये O है। अगर ये डिस्टेंस x है, यहां देखिए क्या लगा रहा है V बराबर U, अर्थात प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी, अर्थात ये I। यदि O इधर x है तो ये भी x है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि OI क्या होगा, तो ध्यान में रखना है x प्लस x यानी 2x। यानी यदि ये किसी समतल दर्पण को अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यदि किसी समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 4 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तब 2 गुणे 4, वस्तु और प्रतिबिंब की, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी 4 मीटर है, फिर दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर होगी, और इस प्रकार से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 8 मीटर। तो दूसरा प्रॉपर्टी था हमारा, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है। अब क्या क्यों ऐसा होता है, प्रतिबिंब उतना दूरी पीछे क्यों बनता है? हमने जिक्र किया ये दर्पण सूत्र है, और उसके बाद हमने जिक्र किया कि इसका F इनफाइनाइट है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए तीसरा है प्रॉपर्टी 3, समतल दर्पण का आवर्धन। समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन यानी M, जिसे हम कहते हैं वह। अब यहां से देखिए M बराबर होता है 1 माइनस V बाई आर। अब इसे जब हम इनफाइनाइट कर दें तो 1 माइनस V बाई इंफिनिटी यानी कि 0, V बाई इंफिनिटी कीजिए तो 1 माइनस 0 बराबर 1, यानी समतल दर्पण का आवर्धन बराबर होता है 1। आवर्धन को वैसे भी देखते हैं, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो पहले हमें पूछा जाए समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो 1, और आवर्धन बराबर M बराबर HI बटे HO। M कितना आया है 1, HI बराबर बटे HO बराबर 1, इसलिए HI बराबर HO। अब इससे ये पता चला कि समतल दर्पण में जिस आकार की यानी जितनी ऊंचाई की वस्तु रखेंगे उतने ही यानी उसी ऊंचाई का प्रतिबिंब भी होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे पता चलता है, यानी प्रॉपर्टी 4 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, समतल दर्पण के सामने जितनी ऊंचाई का वस्तु रखेंगे, ये अगर वस्तु की ऊंचाई है HO और इधर इमेज है तो ये होगा HI, यानी HO बराबर HI। क्यों ऐसा हुआ? तो क्योंकि आवर्धन 1 होता है, इसलिए आवर्धन 1 क्यों हुआ, तो ये फार्मूला हम ध्यान में रखेंगे, इस सबका दिखराई करेंगे, लेकिन आवर्धन का फार्मूला होता है M बराबर 1 माइनस V बाई F के जगह इंफिनिटी बैठा दीजिए, ऐसा चलेगा। 0 हो गया है, 1 माइनस 0 बराबर 1। इस तरीके से समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत, वक्रता त्रिज्या अनंत, आवर्धन 1 होता है। अब है इसके बाद हमारा समतल दर्पण का, उसके बाद हमने कहा कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होगी, जितना मतलब वस्तु रखेंगे उसी तरीके का प्रतिबिंब होगा, उतनी ऊंचाई का। प्रॉपर्टी 5 कहता है समतल दर्पण किसी वस्तु का, समतल दर्पण किसी वस्तु का लेटरल उल्टा, पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब, लेटरल इनवर्टेड, पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है लेफ्ट राइट, इसका अर्थ है लेफ्ट चेंज राइट में और राइट चेंज लेफ्ट में, लेफ्ट टू राइट होता है। जैसे देखिए क्या है, हम यहां लिख रहे हैं बी लिख रहे हैं, समतल दर्पण में जब हम उधर देखेंगे इसका ये राइट पोर्शन है, उधर हो जाएगा बी, जो राइट है वो लेफ्ट में, लेफ्ट है वो राइट में चला जाएगा। समतल दर्पण किसी वस्तु का पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है।
तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 6, छठा प्रॉपर्टीज देखिए, ये समतल दर्पण है एम, इसको हम काट देते हैं छोटा 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 टुकड़ा में, अनेक पार्ट्स में काट दिए, ये दर्पण बन गया, ये दर्पण बन गया, ये भी दर्पण बन गया, इस तरह से काट दिए। तो एक समतल दर्पण को जब हम काटते हैं, ध्यान रखना है काटा दो तरह से जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक काटा जाएगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टली काटने का मतलब होता है क्षैतिज काटते, इस प्रकार से, यानी उसके अक्ष के पैरेलल काट देते। तो ध्यान रखना है, जब किसी समतल दर्पण को क्षैतिजतः अनेक पार्ट्स में काटा जाता है तो प्राप्त सभी दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या और आवर्धन वही रहता है। अर्थात इसका भी फोकस दूरी अनंत, वक्रता, त्रिज्या अनंत, आवर्धन यानी फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या और आवर्धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न इस तरह से पूछता है, एक समतल दर्पण को 5 पार्ट्स में बांट दिया गया है, उसके फोकस दूरी यानी उस एक पार्ट्स का फोकस दूरी का मूल दर्पण के फोकस दूरी से क्या कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा, 1/5 भाग हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, उतना ही रहेगा। तो चूंकि देखिए अनंत होता है, अनंत के जितना खंड कीजिए, अनंत बटे 2, अनंत बटे 3, अनंत बटे 4, अनंत बटे 5, सब वही रहता है। अर्थात समतल दर्पण को अगर हम काट दें, पैरेलल काट दें, प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ऐसे काटेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से काट दें तो क्या क्या नहीं बदलेगा? एम नहीं बदलेगा, एफ नहीं बदलेगा, आर एम बराबर एक ही रहेगा, एफ बराबर इनफाइनाइट रहेगा, आर बराबर इन्फिनिटी रहेगा। ये हमें ध्यान में रखना है। अब है हमारा प्रॉपर्टी 7, समतल दर्पण ये है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है ऐसे खड़ा, देखिए यहां पे खड़ा है, सपोज ये खड़ा है, और हमने किया क्या, समतल दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से घुमा दिया। ध्यान से देखना है, ऑब्जेक्ट को घुमाया जा रहा है थीटा एंगल से। तो इसमें देखिए ये इधर झुका है, उधर झुका हुआ प्रतीत होगा। ये इस तरीके से अगर इमेज था, झुका हुआ किस तरह से प्रतीत होगा? इधर से। तो जब समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को थीटा कोण से घुमाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 2 थीटा कोण से, थीटा कोण से घूम जाता है, थीटा कोण से ही घूम जाता है। ये देखिए थीटा कोण से घुमाए हैं, वो भी थीटा कोण से घूमेगा, लेकिन क्या किस ओर घूमेगा? इस ओर। हमने इसको किधर किस ओर घुमाया? इस ओर घुमाया। तो जब हम समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को थीटा कोण से घुमा देते हैं तो उसका प्रतिबिंब थीटा कोण से ही घूमता है। फर्क क्या है? इसको हमने अगर इस ओर घुमाया है लेफ्ट, यानी कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में, तो उधर चला जाएगा क्लॉकवाइज। लेकिन अब एक घटना ऐसी हो कि वस्तु को हम उस स्थिर ही रखें और दर्पण को ही घुमाएं, बहुत थोड़ा सा ध्यान में हमें रखना है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब है वह फलन है। किसका? प्रतिबिंब फंक्शन। किसका फंक्शन है? फंक्शन है दो का, एक वस्तु और दूसरा दर्पण। यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब किस प्रकार से गति करेगा, प्रतिबिंब किस प्रकार से अपनी दशा को बदलेगा, यह डिपेंड करेगा दो पर, एक वस्तु पर निर्भर करेगा और दर्पण पर। अभी हमने कहा वस्तु घूम गई, वस्तु को घुमाए थे थीटा कोण से, प्रतिबिंब भी घूम गया थीटा कोण से, बस उसके अपोजिट डायरेक्शन। अब इस बार आगे क्या करते हैं? प्रॉपर्टी 8 में, प्रॉपर्टी 8 में है कि हम दर्पण को ही घुमाएं, यानी वस्तु ऐसे रहने दीजिए, ये मिरर वस्तु को इसी तरह से रहने दीजिए। अभी इमेज था आई, और दर्पण साहब को क्या किए कि घुमा रहे हैं, हम देखिए ऐसे इमेजिन कीजिए, इससे किससे घुमा दिए हैं? थीटा से, थीटा से। तो जो इमेज है ये घूमेगा 2 थीटा इन डायरेक्शन ऑफ, ये अगर क्लॉकवाइज जा रहा था तो ये भी क्लॉकवाइज। खूब ध्यान में देखना है, प्रतिबिंब वस्तु और दर्पण का फलन होता है। वस्तु के केस में उल्टा चलता है,
इसको घुमाइएगा एंटी क्लॉक में तो घूमेगा क्लॉक, इसको घुमाइएगा क्लॉक में तो ये घूमेगा एंटी क्लॉक में। लेकिन दर्पण में फॉलो करता है, फॉलोअर है, प्रतिबिंब दर्पण का फॉलोअर है। इसको अगर आपने इस तरीके से थीटा से घुमाया तो इस डायरेक्शन से घूमेगा 2 थीटा से। अब सवाल अगर आपसे पूछे जाए, कई बार छोटी छोटी भूल होती रहती है, क्वेश्चन इस तरह से रहता है, एक समतल दर्पण को 30 डिग्री से घुमा दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कितने एंगल से घूम जाएगा। पूछा जाए एक समतल दर्पण को अगर हम 30 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें तो प्रतिबिंब किस दिशा में घूमेगा। आंसर रहता है 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमें ध्यान में रखना है वस्तु दर्पण जिस डायरेक्शन में घूम रहा है प्रतिबिंब भी उसी डायरेक्शन में और दुगना से। लेकिन जब वस्तु को एंगल, तो कोई एंगल चेंज नहीं होगा, सेम एंगल लेकिन डायरेक्शन विपरीत। तो इसमें क्या है, एंगल सेम डायरेक्शन अपोजिट, इसमें डायरेक्शन सेम एंगल दुगना। एक नजर डाल लेते हैं ये घुमाने वाले पर, थीटा से मूव कर रहा है, थीटा एंगल, दो केस, वस्तु दर्पण प्रतिबिंब का होगा थीटा ही अपोजिट, थीटा और क्या चीज अपोजिट, और ये 2 थीटा और क्या इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। तो अब हमारा अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है दर्पण में जब गति करेगा, दर्पण के सामने वस्तु को गति कराएं और दर्पण की गति कराएं तो वस्तु और दर्पण की गति का प्रॉपर्टी नंबर अगला है, प्रॉपर्टी शायद 8 होगा। दर्पण और वस्तु की गति का, दर्पण और वस्तु की गति का प्रतिबिंब की गति पर प्रभाव, प्रतिबिंब की गति का प्रभाव। इसको थोड़ा सा हम अलग अलग करके पढ़ाएंगे, आपके बीच में रखेंगे, थोड़ा सा चर्चा करते हैं एक का, यानी जब वस्तु को गतिशील किया जाए, केस फर्स्ट देखें, एम रेस्ट में, एम रेस्ट में, ओ मोशन में, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एम पर मिरर, ओ मोशन में, और वेलोसिटी मान लेते हैं क्या वीओ, वीओ ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन। देखिए यहां पर ये मिरर, एम क्या है रेस्ट, ये क्या है ओ, ये है आर, इन मोशन है, मोशन में इधर आ सकता है, देखिए ध्यान से इधर आ सकता है, ये मिरर की ओर जा रहा है, इमेज भी मिरर की ओर, यानी इसके अपोजिट इधर से इधर, और जिस वेलोसिटी से वी आई बराबर होगा वी। अब अगर ये चलता इधर तो इमेज चलता उधर, वी आई बराबर होता क्या वीओ। कब, जब एम रेस्ट में। ध्यान रखना है हमको, जब दर्पण स्थिर हो और वस्तु को दर्पण के सामने गतिशील किया जाता है तो प्रतिबिंब जिस गति से वस्तु गति करती है उसी गति से प्रतिबिंब भी गति करता है, लेकिन दिशा विपरीत, यानी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में। वस्तु चला यानी हम आईने के सामने खड़ा हो जाएं और आईना स्थिर रहे, दीवार पे टंगा रहे, हम चलेंगे आईने की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से आईने की ओर, तो हमारा प्रतिबिंब भी उस दर्पण में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आईने की ओर को आएगा, अर्थात हमारी ओर आएगा। हम चलेंगे उसकी ओर, वो आएगा हमारी ओर। हम जाएंगे दर्पण से दूर, वो भी जाएगा हमसे, दर्पण से दूर। ये था केस फर्स्ट। कब था, जब हमने देखा दर्पण स्थिर और वस्तु गतिशील। केस सेकंड देखते हैं, जब दर्पण गति करे, दर्पण गतिशील हो और वस्तु स्थिर, और वस्तु स्थिर, और वस्तु स्थिर। इसमें देखिए, यानी इस बार वो इन रेस्ट है,
O रेस्ट में है और गति कौन कर रहा है? M मोशन में। वेलोसिटी मान लीजिए m v। तो इमेज का क्या होगा? इमेज को हमने कहा है कि फॉलो करता है किसको? ये इधर जा रहा है तो दर्पण को फॉलो करता है तो E इधर जाएगा। इमेज यानी vi, v हम लिखिए, vi बराबर हो जाएगा 2vm, यानी vi बराबर 2vm करने का सेंस है यदि वस्तु को स्थिर रखा जाए और दर्पण को भी वेग से गतिशील किया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वेग के दोगुने वेग से गति करता है और उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में दर्पण गतिशील होता है। अब सवाल है कि केस थर्ड फोर्थ में जाएं, उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हमने तो ये लिख दिया कि 2vm है, क्यों? और उसमें हमने लिख दिया था कि वस्तु का वेग वेलोसिटी v है तो प्रतिबिंब का वेलोसिटी v क्यों है। इस दोनों को थोड़ा सा हम स्पष्ट करते हैं और इसके साथ हमारा जो शेष प्रॉपर्टीज है, जब दोनों गतिशील होने लगे तो क्या होगा, इसको उसके बाद हमको समझ में आएगा। तो देखिए था केस फर्स्ट, जब दर्पण स्थिर था, दर्पण स्थिर, हमने वस्तु का वेग O का वेग vo माना। थोड़ा देखिए यहां पर वर्तमान स्थिति क्या है, मिरर है, रेस्ट में है, इसके सामने वस्तु है O और इसका इमेज I। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, x। अब थोड़ा समझिए, इसका वेलोसिटी vo मीटर पर सेकंड है, अर्थात 1 सेकंड बाद यह, अगर सपोज कीजिए कि सो रहा है, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कि क्या इसकी स्थिति है। तो ऑब्जेक्ट यहां से चलकर यहां आ गया, ध्यान देंगे ये जो डिस्टेंस आ गया O डैश, अब ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना चला होगा 1 सेकंड में v, ये चला v। इस दौरान प्रतिबिंब, अब ये डिस्टेंस ये इस ओर चला, ये डिस्टेंस था x, इतना v घट गया तो O डैश यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस v, ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस v। ध्यान रखिए ये डिस्टेंस था x, इतना चला तो v, अब ये डिस्टेंस हो गया x माइनस v। अब इसका प्रतिबिंब कहां होगा, x माइनस v पीछे, x माइनस v पीछे, यानी कि यहां अगर मान लेते हैं I डैश, तो ये डिस्टेंस कितना है mi x माइनस v। तो प्रतिबिंब कितना चला I डैश, यहाँ I था और यहाँ I डैश, तो जब यह चला O से O डैश तक तो प्रतिबिंब किस ओर चला, I से I डैश पर, और I डैश बराबर कैसे निकालेंगे, I डैश बराबर देखिए mi डैश, सॉरी mi घटे mi डैश, तो I डैश बराबर हो गया mi घटे mi डैश। और mi कितना आया था, mi हमारा आया है x, mi डैश कितना है x घटे v, x से x कट गया v, अर्थात I डैश भी कितना हो गया v। स्पष्ट हो गया कि वस्तु का वेग था v तो प्रतिबिंब का वेग भी आया v। तो समतल दर्पण को के सामने वस्तु को अगर हम v से चलाएंगे तो प्रतिबिंब भी चलेगा v से। अब हम ये देखते हैं कि उसका, जब अब इस बार दर्पण को हटा देते हैं स्थिर, अब वस्तु स्थिर, जब वस्तु स्थिर m का वेग vm मान, इसको मिटा देते हैं, m का वेग vm होगा। फिर देखिए कि किस तरीके से कैसे चूड़ी है, ये अगर हमारा दर्पण है, यहां ये चल रहा है इस बार v m वेग से m, और ये रेस्ट में है O रेस्ट में है। सपोज कीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x, अभी इमेज कहां बनेगा I, ये डिस्टेंस भी क्या होगा x। यहीं पे ध्यान से देखेंगे बस समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड बाद कौन चल रहा है, वस्तु नहीं चल रहा है, दर्पण चल रहा है, दर्पण को खसकाइए यहां लाए, कितना चल दिया यार vm, कितना चला
वी एम, या भी चिपकेंगे भी जवाब। अब जरा सा गौर कीजिए, दर्पण से वस्तु कितना दूर हो गया, यहां तक था x, यहां vm चल गया तो वस्तु कितना दूर हो गया, x प्लस vm। ध्यान से देखें, वस्तु की दूरी दर्पण से कितना हो गया, x प्लस vm। अब यहां से इमेज भी जो आएगा, सपोज कीजिए यहां आ गया i डैश, यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, नियम का x प्लस vm। क्यों? क्योंकि दर्पण में जितनी दूरी के पर वस्तु को रखते हैं उतनी पीछे पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान में देखिए, दर्पण चला है m से यहां आया n इतना दूरी, इसको हम m और इसको मान लेते हैं m डैश। ये कितना चला गया, i से i डैश। हमें निकालना क्या है, i डैश, यानी कितना चला यह निकालना है। i डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, i डैश बराबर m i डैश घटे एम आई डैश घटे, सॉरी एम आई डैश घटे एम एम डैश, सॉरी एम आई क्या लिखेंगे, एम आई डैश घटे एम आई। एम आई डैश कितना है हमारा, तो एक्स प्लस वी एम। एम आई कितना है, एक्स, ये डिस्टेंस आ गया हमारा। तो देखिए एम आई डैश क्या है, एम आई डैश कितना है, हमें यहां से अगर देखेंगे एम आई डैश, ये एम डैश आई डैश था हमारा एक्स प्लस वी एम, और ये था वी एम, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वी एम प्लस वी एम, और घटे एम आई एक्स घटे एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, बच गया 2vm। इस तरह से क्या देखते हैं हम, जब दर्पण चलता है हमारा vm, तो प्रतिबिंब चलता है 2vm, और उसी के डायरेक्शन में इधर जा रहा था उधर जा रहा था। तो हमें ध्यान में रखना है, इसका निचोड़ देख ले एक बार दोनों से, कि वस्तु को अगर हम वेलोसिटी दें v, इस तरह से ध्यान में रखिए, o m i, इसके वेलोसिटी को vo, इसके वेलोसिटी को vm, और इसके वेलोसिटी को vi मानते हैं। सारे केस पर कहीं से विचार कर लेते हैं। केस फर्स्ट, इसका वेलोसिटी को vo, ई हो रेस्ट में, तो vi बराबर vo अपोजिट डायरेक्शन। केस टू, ये रेस्ट में, ये vm, तो vi बराबर 2vm, सेम। केस थर्ड, अब ऐसा हो कि दोनों जो है गति में हो, ये भी गति में, यानी vo और ई vm, और इसका है v और vm, इस दोनों को कहते हैं इन सेम डायरेक्शन में, यानी जिस ओर दर्पण जा रहा है, यानी इस तरह से समझ सकते हैं कि दर्पण अगर इधर जा रहा है तो वस्तु इधर जा रहा है, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगा, जब सेम होगा तो देखिए vi बराबर क्या होगा, इसके कारण 2vm, इसके कारण vo, i सेम है तो माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इधर जा रहा है तो इसके प्रभाव से इधर आएगा vo, और इसके प्रभाव से इधर जाएगा 2vm, तो इसका स्थिति क्या हो जाएगा, 2vm नहीं, vo इधर पे हट जाएगा, यानी vi बराबर हो जाएगा 2vm माइनस vo। अब सवाल उठता है कि किस डायरेक्शन इसका क्या होगा। अगर सोचिए अगर ये प्लस आएगा तो vm के डायरेक्शन में, m के डायरेक्शन में, अगर माइनस आएगा तो o के डायरेक्शन में। चलिए केस 4, इसी को अपोजिट कर दीजिए, यानी vo और ये vm क्या है, अपोजिट, अर्थात o वेलोसिटी से o जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मिरर उसके विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, तो vi बराबर, अब यहां पर दे दीजिए प्लस 2vm प्लस vo। ये था हमारा
दर्पण और वस्तु के गति का इमेज के गति पर प्रभाव। ध्यान में रखना है हमको, वस्तु के कारण जिस वेलोसिटी से वस्तु गति करे, मिरर रेस्ट में रहे तो प्रतिबिंब का गति भी वही रहता है, लेकिन अगर वस्तु रेस्ट में रहे और मिरर गति में रहे तब जो इमेज का गति होता है वो दुगना हो जाता है। ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। एक प्रॉपर्टी और थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्लेन मिरर के उपयोग को अगले दिन देखेंगे। एक प्रॉपर्टी इसमें हम एक देखते हैं इसका कि ये सपोज कीजिए कि मिरर है एम और ऑब्जेक्ट है यहां, इसको हम भी ओ से ऊपर की ओर मोशन देंगे, इमेज का क्या होगा? इमेज भी ऊपर की ओर और इसी वेलोसिटी से, यानी जब ऊपर की ओर क्या जा रहा है, यह रेस्ट में, किसमें है? रेस्ट में। ध्यान रखना है प्रॉपर्टी में, जब वस्तु को दर्पण के सामने वर्टिकल उदग्र दिशा में गति कराया जाता है पीओ से, तो प्रतिबिंब भी उदग्र दिशा में यानी vi बराबर क्यू होगा, उसी दिशा उदग्र दिशा में ही, यानी ऊपर में तो ऊपर में ही। अब ऐसा नहीं कि उस समय नीचे, ये ऊपर तो ऊपर ही रहता है। और दूसरा इसी का क्या सेकंड ध्यान रखना है, क्या स्पष्ट था ये, क्या सेकंड, कि अगर ये रेस्ट में रहे ऑब्जेक्ट, क्या हो रेस्ट में, और मिरर ऊपर की ओर गति दे रहा हूं इससे vm से, अब इमेज का क्या होगा? उसमें तो था दुगना जा रहे थे, vm तो टूट गया, लेकिन अब क्या होगा? वो रेस्ट में है, इमेज भी रेस्ट में ही रहेगा। बहुत ध्यान में रखना है, जब वर्टिकल मोशन हो तो अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन सीधे पूछते कि समतल दर्पण को अगर हम v वेलोसिटी से गति कराएं तो प्रतिबिंब किस वेलोसिटी से, तो ये भी देखना पड़ेगा कि समतल दर्पण वर्टिकल मोशन कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। हालांकि जब तक प्रश्न में लिखा न हो वर्टिकल मोशन तब तक समझा जाता है कि वह हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, यह रेस्ट में ही होगा। ये था हमारा मोटा मोटी समतल दर्पण और समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, तीनों के उपयोग को हम एक साथ पढ़ेंगे। हम अगले दिन आपके बीच में जब अगले वीडियो में आएंगे तो प्लेन मिरर की और कुछ जो चीजें हैं, विशेषताएं हैं, कैसे दो प्लेन मिरर के बीच में वस्तु को जब हम रखते हैं तो कितने प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या का निर्धारण करना सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।